हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीम ऑफ फिजिक्स में। इस फिजिक्स की इस दुनिया में जिसका हर फॉर्मूला एक नई कहानी को बताता है और हर कंसेप्ट एक नई समझ देके जाता है। जिसका हर फॉर्मूला एक नई कहानी को बताता है और हर कंसेप्ट एक नई समझ देके जाता है। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर चौथा है, जो कि बड़ा ही फैंटास्टिक, मजेदार एंड जबरदस्त होने वाला है। अभी तक 3 लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कांटेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम और कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम क्वेश्चंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ करेंगे एंड एक टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों, मेरा नाम है संदीप गहलोत और मैं आपको आज फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आप अपनी रियल लाइफ में जो भी चीजें देखते हो, जैसे पंखा क्यों घूमता है, लाइट क्यों जलती है, मोबाइल से ही क्यों चार्ज होता है, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपी हुई है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आज सीखेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। जैसे 2 लेक्चर्स में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। चार्जेस क्या होते हैं, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, दो चार्जेस एक दूसरे के पास कैसे आते हैं। कहीं ना कहीं चार्जेस हमारी रियल लाइफ में भी है, बैटरीज के अंदर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अब हम देखें कि 2 बॉडीज को हमने कैसे चार्ज करते थे, बाय मेथड, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय कांटेक्ट। आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और तीसरा टॉपिक है हमारा आज का क्वेश्चंस। ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ये मिटा रहा हूं अभी दीजिए। सबसे पहले कल एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन एक करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था वो, 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज है ए एंड एक चार्ज है बी। वो था अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों चार्जेस, एक चार्ज है ए, एक चार्ज है बी, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होएगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होएगा, तभी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक चार्ज है बी और एक चार्ज है सी, वो भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। 2 चार्जेस थे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और एक चार्ज बी और एक चार्ज सी था, वो भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट। बी और सी अट्रैक्ट एक दूसरे को कब करेंगे, जब सी वाला क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तभी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ए और सी, फिर दोनों आपस में क्या होंगे, ए और सी दोनों आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव, या तो अट्रैक्शन, रिपल्सन या नन ऑफ दीस, इस टाइप के ऑप्शंस में दे रखा था। तो ए और सी आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, यानी ए और सी क्या है, प्लस ए प्लस क्यू, सी भी प्लस क्यू, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्वेश्चन था कल का। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, जिससे सबसे पहला टॉपिक आता है मेथड ऑफ, जैसे मीडियम्स ऑफ फोर्स, मीडियम ऑफ फोर्स। कल हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ में हमने कल क्या देखा था, हमने देखा था कि दो चार्जेस हैं, वो वैक्यूम में अलग फोर्स दिखा रहे हैं, 2 चार्जेस वैक्यूम में अलग फोर्स दिखा रहे हैं, और 2 चार्जेस को पानी में डाल देता हूं तो वो अलग फोर्स दिखा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, किसके साथ,
मीडियम के साथ, कहीं ना कहीं फोर्स है वो वेरी कर रहा है मीडियम के साथ। आज हम लोग मीडियम लेके चेक करें। जैसे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। इनिशियली सबसे पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये पहले इनिशियली ये इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स होएगा। फिर इन्हीं दो चार्जेस को मैं उठा के किस में डाल देता हूँ, पानी में डाल देता हूँ। पानी में डाल दिया। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, के की जगह लिख दूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और हमें एक चीज पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, अगर मुझे किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है, तो उसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज K होता है मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना रहता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 1/4 पाई मीडियम की जगह क्या लिख देते हैं, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये आ गया हमारा फोर्स। अब ये फोर्स हमारे पास क्या था, वैक्यूम में फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब मैं सिर्फ K को बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो बाकी सारी चीज सेम है उस फोर्स से। दिस इज द फोर्स ऑफ वैक्यूम। अब ये क्या रहेगा, ये मीडियम का फोर्स है। ये मीडियम का फोर्स क्या होगा, वैक्यूम के फोर्स के K टाइम। मीडियम का फोर्स क्या होगा, वैक्यूम के फोर्स का K टाइम्स। K शुड बी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप याद करना चाहो तो इसे याद करो, क्योंकि एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट हेल्प करेगा। सर आप तो ये इसको आप तो सर इसको रटवा नहीं रहे हो, आप इसको निकाल भी सकते हो। अगर आपको याद रहेगा तो आप जब भी एग्जाम दोगे तो आपकी स्पीड रहेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल जैसे दो चार्जेस है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन टू चार्जेस है, जैसे वन चार्जेस Q1 एंड अनदर चार्जेस Q2। ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैं कह देता हूँ 200 न्यूटन लग रहा है इन वैक्यूम। वैक्यूम में इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। आफ्टर उसके बाद इन दोनों चार्जेस को मैंने डिप्ड इन वाटर, बोथ चार्जेस। और कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर, हमें वाटर की कंडक्टिविटी मान लेता हूँ कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। वाटर की कंडक्टिविटी मान लेता हूँ 2 दे रखी है, होती नहीं है ये वाटर नहीं है, वाटर छोड़ो, आप इसको कोई भी मीडियम मान लो। आफ्टर डिप्ड इन मीडियम, एक मीडियम में हमने इसको क्या कर दिया, डिप्ट कर दिया, जिसकी कंडक्टिविटी कितनी है 2 है। तो बताइए उस मीडियम का फोर्स कितना हो जाएगा। अब उस मीडियम में इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, तब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मीडियम का फोर्स इज इक्वल टू होता है वैक्यूम का फोर्स हमने दे रखा 200 न्यूटन, कंडक्टिविटी दे रखी 2, यानी मीडियम में इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होएगा वो 50 न्यूटन होगा। इस तरीके से अगर आप रिजल्ट याद रखोगे तो आप इस तरीके से के क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपने उतार लिया, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन है 2 मिनट का। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर polar solvent। गुड फॉर वाई, क्यों पानी है जो एक अच्छा सॉल्वेंट है। वाई वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल के लिए पानी एक अच्छा सॉल्वेंट क्यों है, क्यों है?
जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है हमारे पास, NaCl का जो फोर्स होता है वैक्यूम में तो बहुत ज्यादा होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई फोर्स लगाना पड़ता है। वैक्यूम में जो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R²। NaCl का वैक्यूम में जो फोर्स होता है वो ये होता है। जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा ना, पानी में डालते ही Na+Cl- में खुद ब खुद टूट जाएगा। Na+ और Cl- में खुद ब खुद टूट जाएगा। आफ्टर वाटर पानी के अंदर जाने के बाद इसका जो फोर्स है ना वो वैक्यूम के फोर्स से, और जो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर होती है ना वो वैक्यूम के फोर्स से k टाइम हो जाता है, यानी फोर्स k टाइम्स कम हो जाएगा। और कंडक्टिविटी ऑफ वाटर होती है ना वो कितनी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ये याद रख लेना कितनी होती है, 80। और कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, वो होती है इनफाइनाइट। ये दो याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये दो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, डायरेक्ट पूछी जा चुकी है। वाटर की कंडक्टिविटी और कंडक्टर की कंडक्टिविटी एमसीक्यूज में। तो यानी इसका जो फोर्स होता है, मीडियम में फोर्स होता है ना, वो वैक्यूम के फोर्स से 80 गुना कम होता है। मतलब NaCl पानी में जाने के बाद 80 गुना अपनी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, इसलिए वो पानी में एक बार घोलने से वो पूरा मिक्स हो जाता है नमक इसमें, पानी में। तो ये था, इसलिए वाटर इसीलिए वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। बस ये क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमारा जो कूलम्ब्स लॉ था ना, अब उसका वेक्टर फॉर्म्स पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला होगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब ये पढ़ते हैं, ये क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जैसे इधर एक चार्ज, एक इधर चार्ज, दिस चार्ज शुड बी Q1 एंड दिस चार्ज शुड बी Q2, ठीक है। दिस रेडियस शुड बी R1 वेक्टर है ये, एंड दिस शुड बी R2 वेक्टर, ओके। ये जो मान लेता हूँ, दिस चार्ज शुड बी 300 माइक्रोकूलम एंड दिस चार्ज शुड बी -10 माइक्रोकूलम, ओके। तो सबसे पहले क्या है, ये दोनों चार्जेस है Q1 एंड Q2, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स, कूलम फोर्स लगाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल मतलब इसका कौन सा फोर्स होगा, मान लेते हैं ये 1 है, ये 1 है, यानी 1, यानी Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, ये चार्ज ऑफ 2, यानी चार्ज ऑफ 1 due to 2 एंड चार्ज ऑफ 2 due to 1, ओके। अब और ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, दिस शुड बी R वेक्टर। ये वेक्टर R होएगा कितना, ये होएगा, मान लेते हो इसके कोऑर्डिनेट R2 है और इसका कोऑर्डिनेट R1 है, दिस शुड बी R2, 0 एंड दिस शुड बी R1, 0। तो दिस वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस शुड बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फोर्स 1 ड्यू टू 2, पहले वाला चार्ज पर फोर्स कौन लगा रहा है, दूसरा वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, और दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स कौन लगा रहा है, पहला वाला चार्ज लगा रहा है, यानी फोर्स। सो 1 ड्यू टू 2 एंड F21 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए इन दोनों चार्जेस के
का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होएगा वो तो सेम होएगा, यानी F21 फोर्स का मैग्नीट्यूड और F12 फोर्स का मैग्नीट्यूड वो दोनों F के ही बराबर होएगा, वो दोनों के दोनों F के ही बराबर होंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है ना वो क्या होएगा K Q1 Q2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या है K Q1 Q2 और उनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी, मॉड ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी पॉजिटिव में आएगी इन दोनों की डिस्टेंस, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड, ये Q1 Q2 की क्या आएंगे मोड में आएंगे, तभी उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो ये आएगा। समझ में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैसे, कभी भी चार्जेस के साइन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी चार्ज की बना दी है, दोनों एक दूसरे को रिपेयर करते हैं, मैग्नीट्यूड इस तरीके से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब मुझे निकालना है कि जो दूसरा वाला चार्ज है ना, ये पहले वाले चार्ज में कितना फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स क्या होती है वेक्टर नंबर, मतलब पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज पहले वाले में कितना फोर्स लगा वो हमें फाइंड करना है, यानी इसका अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका खुद का अपना एक मैग्नीट्यूड रहेगा और इसकी खुद की अपनी एक डायरेक्शन होगी, ये होगा, क्योंकि फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो खुद का मैग्नीट्यूड और खुद की अपनी एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होगा F21 F12 दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, क्या होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, K की वैल्यू में 9 × 10 टू द पावर 9 ले लो, K की वैल्यू में 9 × 10 टू द पावर 9 ले लो, Q1 में 300 × 10 to the power -6 and Q2 should be -10 × 10 to the power -6, okay, and then this should be divided by R2 minus R1 का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा R2 minus R1 का स्क्वायर, या फिर इन चार्जेस को Q1 और Q2 ले लो, वैल्यू एक बार नोट करो, एक बार फॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय mod ऑफ R2 minus R1 का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड वाला हो गया तो स्क्वायर आएगा इनटू डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर, F12 वेक्टर की फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे समझेंगे, डायरेक्शन समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ द F12 फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये इसकी डायरेक्शन है F12 फोर्स की, और R वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है, R वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्यों मैंने R वेक्टर ये माना, अगर मैं R वेक्टर ये मानता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, R वेक्टर अगर मैं ये मानता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप चाहो तो R वेक्टर ऐसे मान लो चाहे ऐसे, तो अभी के लिए मैंने ऐसे R वेक्टर माना, तो ये मैं इसकी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, इसका सबसे पहले R2 minus R1 क्या ये इसकी डायरेक्शन, अब उसकी इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दूंगा, तो क्योंकि हमने सीखा है तो ए वेक्टर होता है उसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है और उसकी अपनी खुद की डायरेक्शन, जब भी मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो उस ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड देना होता है, उस ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड देना होता है, तब मैं क्या करता हूँ इस R2 minus R1 वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा R2 minus R1 वेक्टर की डायरेक्शन का वैल्यू मिल जाएगी, बेसिकली डायरेक्शन तो इसकी ये है लेकिन F12 फोर्स की डायरेक्शन ये है, अगर मैं इसी की डायरेक्शन को अगर उल्टा कर दूं यानी इसी का ही नेगेटिव कर दूंगा ना, तो R2 minus R1 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम एज F12 वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी R2 minus R1 वेक्टर का अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ 2 वेक्टर minus R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 minus R1 वेक्टर, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 minus R1 का क्यूब कोमा R2 minus R1 वेक्टर, ये आंसर इसका हो जाएगा कौन सा F12 वेक्टर, F12 वेक्टर वापस से समझा देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये है,
और आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है। आर वेक्टर की डायरेक्शन हमने निकालनी। अब मुझे चाहिए कौन सी, किसकी डायरेक्शन थी, F12 की डायरेक्शन चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का जस्ट उल्टा करूंगा ना, तो जो डायरेक्शन इसके उल्टी थी, जो R2 माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन जो अपोजिट करूंगा ना, तो सेम एज डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर होगी। यानी बेसिकली डेफिनेशन यहाँ लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर will be opposite to F12 वेक्टर। F12 की डायरेक्शन ऑफ इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट थी। सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। तो अब इसकी डायरेक्शन और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो गई, इसलिए मैंने नेगेटिव में लिखा। अब ये जो आंसर आया ना F12 वेक्टर, और एक चीज याद रखना, ये जो फोर्स होता है, यानी मैं इस चीज को रेफर कर रहा हूँ, आप अगर नोट करनी तो जल्दी से कर लीजिए। इस चीज को रेफर कर रहा हूँ कि जैसे डायरेक्शन F12 वेक्टर शुड बी इक्वल होता है नेगेटिव टाइम ऑफ F21 वेक्टर के। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि इस तरीके का डायग्राम था। अगर इस पर फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इस वाले चार्ज पे जस्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट लगेगा, यानी नेगेटिव टाइम। यानी इसके ऊपर F12 फोर्स ऑफ F12 लग रहा है तो उसका जस्ट नेगेटिव टाइम इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो इसका नेगेटिव मतलब ये बेसिकली इस बार पॉजिटिव मान जाएगा, यानी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बेसिकली हमारा आ जाएगा F12 वेक्टर का आंसर। अब ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला में याद करने पड़ेगी। नो नीड टू लर्न, नो नीड टू लर्न। 2 मिनट रुकना। नो नीड टू लर्न, इनको याद रखने की कोई भी हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जैसे वो एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से समझिए। नो नीड टू लर्न। अब देखिए एक एग्जांपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझिए बस, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करना आ जाएगा। अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो इसी तरीके से आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है Q1, मान लेते हैं 300 माइक्रोकूलम चार्ज है इसका, दिस चार्ज शुड बी Q2, ये कितना है -10 माइक्रोकूलम। अब इस बार नेगेटिव एग्जांपल लेता हूँ, दिस शुड बी R1 वेक्टर। मान लेता हूँ इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो 1 2 3 है, और इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3 4 है। एज्यूम मैंने कर लिया, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट 1 2 3, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बना ली, इधर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या रहेगी, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये रहेगी। तुम दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तुम दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरीके से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, 2 - 1 I कैप, 3 - 2 J कैप प्लस 4 - 3 K कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमें तो बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहिए था, हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में हमें अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अंडर रूट में 3 इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, फोर्स। हमें इस Q1 चार्ज में हमें फोर्स निकालना है। मैं इस Q1 चार्ज में फोर्स निकालूंगा कैसे, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2,
उसके लिए मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की जरूरत पड़ेगी और उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स तो बहुत आसान है, के की वैल्यू मुझे पता है 9 × 10⁻9 होती है। Q1 हमें दे रखा है 300 × 10⁻6, Q2 हमें दे रखा है -10 नहीं लेंगे, -10 बिल्कुल भी मत लेना। -10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मैंने कल आपको बताया है जब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना तो -10 कभी नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। मैग्नीट्यूड निकालते समय सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखा करो चार्ज के, माइनस को मत देखा करो। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कितना है 10 × 10⁻6 ये है। उसके बाद डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब बची डायरेक्शन, डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन। अब इस बार किस तरफ लूं, इस तरफ लूं या इस तरफ? मैं इस तरफ ले लेता हूं। इस बार आर वेक्टर की डायरेक्शन मैंने इस तरफ ले ली, इस बार इस तरफ ली, इस तरफ ली तो मुझे पता है इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो बेसिकली आर वेक्टर का उल्टा करना पड़ेगा, जो भी आर वेक्टर आएगा उसका नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो डायरेक्शन किसकी चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन चाहिए और आर वेक्टर की डायरेक्शन मैंने इस बार ये ले रखी है, तो इसका नेगेटिव करूंगा तब मेरा आंसर आएगा। तो नेगेटिव आर वेक्टर की डायरेक्शन मतलब उसका वेक्टर डिवाइडेड उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आर वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड उसी का मैग्नीट्यूड, इट शुड बी √3, इट शुड बी √3। तो इस बार हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये गया, ये और ये गए तो ये 12 -12 तो बचा क्या 9 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का आई के प्लस जे के प्लस के के। अगर इसको मैं 3√3 यानी ये आ जाता है मेरा -3√3 आई के प्लस जे के प्लस के के। आर वेक्टर ये है ना, इसका उल्टा ले लिया, बेसिकली आंसर मेरा ये आ रहा है, दैट शुड बी आंसर। उसी तरह जस्ट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ये था तो फोर्स ऑफ 2 उसका नेगेटिव टाइम हो जाएगा, यानी 1 कितना था नेगेटिव था तो 2 फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3√3 के प्लस जे के प्लस के के। दिस इज द मेथड, दिस इज द आंसर। ये मेथड याद रखना, बस आपको निकालना है, बहुत सिंपल मेथड है। जब भी किसी चार्ज का फोर्स निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट निकाल लेना k q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना, डायरेक्ट उसका साइन मत रखना मैग्नीट्यूड निकालते समय। डायरेक्शन देखनी है तो फोर्स दोनों एक दूसरे के कैसे अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन कर रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ q1 चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन ये है। और आप r वेक्टर अगर ये लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, r वेक्टर हमने ये लिया था, r वेक्टर ये लिया था तो एक रुकी मैंने r2 माइनस r1 का क्या आंसर लिया था। तो अब देखो दिस माइनस दिस होएगा, फिर अगर r वेक्टर अगर मैं ये ले रहा तो ये सारा उल्टा हो जाएगा, फिर ये माइनस आई के माइनस जे के माइनस के आएगा आंसर, यानी माइनस कॉमन आई के प्लस जे के प्लस के पाएगा ये, यानी माइनस तो आएगा ही, साथ में ये भी माइनस का आएगा, यानी ये माइनस कैंसिल आउट होके ये प्लस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा तो ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा तो ये माइनस का बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस बार r वेक्टर ऐसा ले रहा है और मैंने r वेक्टर की डायरेक्शन r2 माइनस r1 कर दिया ना, r2 ये लिया फिर r1 ये लिया, मतलब 2 - 1 1 लिया था इसलिए आई कर लिया। इस बार 1 - 2 करना है, अगर आप ये वेक्टर ले लो तो ये फाइनल होएगा, ये इनिशियल होएगा, अगर ऐसे लोगे तो ये फाइनल होएगा, वो इनिशियल होएगा। टेल हमेशा इनिशियल होती है, हेड हमेशा फाइनल काटता है। तो ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन था जो बहुत सिंपल था, डायरेक्शन आपको लेना आ गया होगा, अब आप करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के जो भी आए पेपर में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या आप देखते हैं
क्वेश्चन देखते हैं या फिर एक और चीज देख लेते हैं पहले। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पोजीशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल दिस चार्ज शुड बी Q0, दिस चार्ज शुड बी Q1, दिस चार्ज शुड बी Q2 एंड दिस चार्ज शुड बी Q3। ये तो तीनों एक दूसरे के रिपल्सिव नहीं, क्योंकि तीनों की तीनों पॉजिटिव है, तो इसका फोर्स इधर रहेगा। ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे रिपल करेंगे, तो इसका फोर्स इधर आएगा और इसका फोर्स इधर आएगा। इसका मान लेता है F, इसका मान लेता है F1 फोर्स था, ये F2 फोर्स, ये F3 फोर्स। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ F1 निकालना है तो कैसे निकालूंगा? A Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, ये रेडियस R1, this radius should be R2 and this radius should be R3। ये मैग्नीट्यूड ऑफ F2 ये क्या होगा? K Q2 Q0 by R2 का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3 should be K Q3 Q0 डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर। अगर मुझे इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 निकालना है तो मुझे इन तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। F1 वेक्टर, कभी भी इनका मैग्नीट्यूड का सम करके ऐसे मत निकाल देना। मान लो इसका 3 कूलम, इसका 2 कूलम, 4 कूलम, तीनों को ऐड करके बता दिया कि नेट फोर्स ऑन Q0 इतना होता है। नहीं, नेट फोर्स ऑन Q0 जब भी आप निकालोगे तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर ही हमेशा करोगे। ये इसका मेजर एग्जांपल, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर ही हमेशा करोगे। ये हमें कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। उसके बाद आगे करते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस के सीधा क्वेश्चन का क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ये बस क्वेश्चन है जो जेईई मेंस का आ चुका है, जेईई मेंस का आ चुका है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि चार जोड़ी 1 2 3 और ये 4, चार जोड़ी है जिसपे इसका कितना कूलम चार्ज है? 2 कूलम, -4 कूलम, -8 कूलम एंड प्लस 10 कूलम। इस तरीके से चार बॉडीज पर चार अलग अलग चार्जेस दे रहे थे। हमसे क्या पूछा? दिस बॉडी शुड बी ए, ये बॉडी ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। सबसे क्वेश्चन में क्या पूछा? ए एंड बी आर कांटेक्ट ईच अदर देन ब्रेक, बी एंड सी आर कांटेक्ट ईच अदर देन ब्रेक, सी एंड डी आर कांटेक्ट ईच अदर एंड देन ब्रेक। ये क्वेश्चन में बोला था। और हमसे क्वेश्चन में ये भी और क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्वेश्चन फाइंड फोर्स बिटवीन बी एंड सी, ए एंड सी। वो था रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। ये कुछ क्वेश्चन था, रिपल्सिव होएगा सिर्फ या अट्रैक्टिव। एंड तीसरा क्वेश्चन था फाइंड चार्जेस डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तीसरा क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बिटवीन two charges B and C is 16 meter. Find force, find coulomb force. तीसरा क्वेश्चन ये था। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होता था? सबसे पहले क्या लूंगा?
हमें फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ए बी के साथ होएगा, बी सी के साथ, सी डी के साथ होएगा। उसके बाद हमें चारों बॉडी का फाइनल कितना चार्ज है वो बताना है। पहले ए बी के साथ कांटेक्ट में आता है, ए बी के साथ कांटेक्ट में आता है, फिर देन ब्रेक होता है यानी 2 -4 के साथ कांटेक्ट में आएगा। टोटल चार्ज उनकी बॉडी कितना बचेगा पीछे -2 कूलम। अब यही -2 कूलम वापस ए और बी में कन्वर्ट होगा, ए और बी में कन्वर्ट होएगा तो -1 कूलम -1 कूलम। अब बी है ना, अब बी है ना ये सी के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, बी -1 कूलम है एंड सी कितना -8 कूलम। दोनों जुड़ के कितने हो गए 9 कूलम -9 कूलम। अब ये वापस से ब्रेक होंगे, ब्रेक होंगे तो कितने कितने में हो जाएंगे -4.5 -4.5 कौन बी एंड सी। अब बी पर चार्ज कितना आ गया -4.5, सी पर कितना आ गया -4.5। अब सी बी के साथ कांटेक्ट में आ रहा है -4.5 10 कूलम के 10 के साथ क्या हो रहा है मिक्स हो रहा है। तब अब ये कितना आ रहा है कंबाइन होने के बाद 10 में से 4.5 को माइनस कर देंगे तो 5.5 कुछ आएगा, 5.5 आ जाएगा 5.5। अब यही 5.5 आधा हो जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा। 5.5 का आधा कितना हो जाता है 24 यानी 5.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितने में चला जाएगा 20 40 ये लगभग 5.5 का था 2.23 2.3 समथिंग आएगा कुछ, हाँ कुछ 2.3 के आसपास आएगा। ये भी कुछ 2.3 5.6 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं 2.3 मान लो 2.3 है तो 2.3 ये है बी और सी। अब मतलब क्या है फाइनल चार्ज ए पे कितना आया, एक यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ तक पहुंचा था। फाइनल चार्ज दोनों ये कितना है -1 कूलम। बी पे फाइनल चार्ज कितना है, बी पे आया ये -4.5 कूलम। सी पे कितना आया, सी पे आया था -4.5 का आधा, तो ये कुछ कितना आया था -4.5, ये आया था 5.5, सी पे आया था 2.3 और बी पे भी आया था 2.3। ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सभी का। फाइंड फोर्स बिटवीन ए एंड सी। ए और सी, ए नेगेटिव था सी पॉजिटिव था, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है अट्रैक्टिव है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव यानी एक दूसरे के क्या है अट्रैक्टिव। ये भी सॉल्व। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी 16। बी और सी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी थी, तो कूलम्बिक फोर्स लगाना था 9 × 10⁹ ये चार्ज लिख देते -4.5। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछा है तो 4.5 रखना 2.3 और 16 का स्क्वायर। अब जो आंसर है वो यही है फाइनल। ये था जेईई का क्वेश्चन जिसको 3 ऑप्शंस में कैटेगराइज किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि एक चार्ज है जो क्यू चार्ज है, एक चार्ज है बी, तो कितने चार्ज है 2q चार्ज है। या फिर इस पे ये क्वेश्चन लगाऊंगा, चलो ये करते हैं। एक न्यूट्रल चार्ज बॉडी आती है, एक चार्ज है ए, एक चार्ज है बी, एक तीसरी बॉडी आती है न्यूट्रल, एक तीसरी बॉडी आती है न्यूट्रल। या फिर वैल्यू ले लेते हैं इसके अंदर, हाँ इसके अंदर वैल्यू ले लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि छोटा हो जाएगा नहीं तो सॉल्व करेंगे। ये ले लेते हैं -3 कूलम, या फिर इधर नहीं लेते हैं ना -4 कूलम ये हो जाएगा, या ये 6 कूलम हो जाएगा। ये दो बॉडीज है ए एंड बी। तीसरी न्यूट्रल बॉडी होती है जो बेसिकली क्या करती है, C
सी बॉडी है, तीसरी न्यूट्रल, जो कि सबसे पहले तीनों बॉडीज आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। ये सी वाली बॉडी ए वाली बॉडी के पास जाता है, कांटेक्ट में आता है, देन ब्रेक होता है और चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड होता है। जैसे ही इसके पास आएगा तो चार्ज -4 कूलम आएगा, दोनों बॉडीज के मिला के टूटेगा, तो ए बॉडी पे कितना चार्ज बचेगा, ए बॉडी पे चार्ज बचेगा -2 कूलम। फिर यही सी वाली बॉडी जिसके पास अब बी कितना चार्ज है, -2 कूलम, अब ये बॉडी बी के पास जाती है, बी के साथ जाके कनेक्ट में आती है, कनेक्ट में आएगी तो टोटल चार्ज बी एंड सी मिला के कितना हो जाएगा, 4 कूलम। और 4 कूलम का आधा होएगा, 4 कूलम का जब आधा होएगा ना तो बी पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2 कूलम, सी पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2 कूलम, जो कि न्यूट्रल बॉडी थी। अब ये तो किनारे हो गए। अब हमसे फाइनल फोर्स पूछा था किसके किसके बीच में, सी और ए के बीच में, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में डिस्टेंस जो भी r थी इनिशियली, और इन दोनों के बीच में इनिशियल फोर्स कितना था, ए और बी के बीच में, ए और बी चार्ज के बीच में इनिशियल फोर्स था 6, इनिशियल फोर्स था 4 × 6k डिवाइडेड बाय r², यानी 24k/r²। ये था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये आया था इनिशियली इन दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स था। आफ्टर न्यूट्रल चार्ज आने के बाद, कांटेक्ट कराने के बाद, अब बी, ए और बी के बीच में कितना फोर्स है, ये -2 कूलम, ये बी कूलम, ये ए, ये बी। अब कितना हुआ, अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, अब इन दोनों के बीच में 4k/r²। अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, 4k/r²। कहीं ना कहीं फोर्स घट गया, कहीं ना कहीं फोर्स घट गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसका 4k/r² है, इसमें 24k/r² है। कहीं ना कहीं मुझे इसको 6 से डिवाइड करूंगा ना, तब ये जाके 4k/r² बनेगा। तो ये क्वेश्चन था बड़ा, एक क्वेश्चन था ये फाइनल ए और बी के अंदर कितना फोर्स था, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा था। ये क्वेश्चन जेईई और बोर्ड लेवल में आपका आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा, मजे आ जाएंगे आपको। आज कल एक दिन और फुल क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, एक चार्ज Q एंड अनदर चार्ज शुड बी 2Q। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 2Q। हम ये जो चार्ज A है ना, दिस शुड बी चार्ज B। चार्ज मतलब 20% ऑफ चार्ज A, 20% ऑफ चार्ज A is transferring to charge B. Okay, then क्वेश्चन में हमने 20% ऑफ चार्ज A है वो B में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बताओ, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फोर्स, हमसे क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा था, देन द फोर्स बिटवीन देम, देन द फोर्स बिटवीन देम। उसके बाद उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा, क्वेश्चन ये था। 20% ऑफ द चार्ज ए है, चार्ज ए है, तो 20% दान कर देता है किसको, बी को, क्योंकि उसको मान लो ये अपना 20% चार्ज ए चार्ज बी को ट्रांसफर कर देता है। 20% चार्ज ट्रांसफर करने का मतलब पता है क्या होता है, यानी ये क्यू चार्ज था, उसका 20% ये चार्ज किसको दे देता है, बी को दे देता है, चार्ज ट्रांसफर। तो आया कितना देता है, 1/5 2Q/5 कूलम चार्ज ये बी को ट्रांसफर कर देता है, इतना चार्ज हो इसको ट्रांसफर कर देता है, यानी चार्ज ऑफ बी अब कितना हो जाता है
क्यू प्लस 2q/5, यानी ये 7q/5 चार्ज हो जाता है। और इसमें से कितना चार्ज घट जाता है, इतना ट्रांसफर कर देता है तो इतना घट जाता है इसके अंदर। 10 - 2 कितना हो जाता है 8q/5। अब इस बॉडी के पास इतना चार्ज रहता है और बी वाली बॉडी के पास इतना चार्ज आ जाता है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में हमसे क्या पूछा गया था, फोर्स पूछा गया था। ये 8q/5 है, बी वाली बॉडी 7q/5 है। तो फाइनली कितना आ जाएगा फोर्स, फाइनली फोर्स आ जाएगा कि Q1 कितना है 8q/5, Q2 कितना है 7q/5। इनके बीच की डिस्टेंस शुड भी कितनी आ रही है, मान लो तो r है दोनों की डिस्टेंस, दैट शुड बी r²। ये कहीं ना कहीं फाइनल फोर्स आपका आ रहा है A और B के बीच का। A और B दो चार्जेस थे, 20% चार्ज A ने B को ट्रांसफर कर दिया, चार्ज ट्रांसफर कितना किया 20% रहेगा। 20% करने का मतलब इसने 2q/5 चार्ज इसने B को दे दिया, B को दे दिया, यानी B का चार्ज 7q/5 हो गया। 7q/5 हो गया। A का चार्ज कितना हो गया, इतना, उसने इतना दे दिया, तो इसमें से इतना माइनस करूंगा तो इसके बाद बचेगा कितना, इतना उसके बाद बचेगा। और जो बचा हुआ है और उसके बाद जो गया है, उन दोनों के बीच में फोर्स पूछा था जो हमने निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब एक और क्वेश्चन देखिए, कल की क्लास और भी मजेदार है दोस्तों। कल की क्लास में आपको मजा आने वाला है। कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन होंगे। अब एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, एक इंक्लाइन प्लेन में किस तरीके से, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एक चार्ज इधर की तरफ फिक्स कर रखा है, दैट शुड बी Q1, फिक्स कर दिया। एक चार्ज है, एक बॉडी है m मास की, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे जिस पे चार्ज कितना है Q चार्ज है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये जो बॉडी है वो रेस्ट पर, ये बॉडी रेस्ट पर रहनी चाहिए, ये बॉडी रेस्ट पर ही रहनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में वो जो डिस्टेंस है ये कितनी हो, ये जो दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो, ताकि ये जो m मास का ब्लॉक है ये नीचे ना गिरे, यहीं पे इस इंक्लाइन प्लेन पर ही रेस्ट कर रहे। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब होगा, जब नीचे इस m मास को लगने वाला फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे, ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ ढलान है तो वो नीचे की तरफ जाने की तो कोशिश करेगा, तब इसको रोकेगा कौन, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो कूलम फोर्स है वो इन दोनों को रोकेगा। तो एक रोकने वाला फोर्स, एक था आने वाला फोर्स, एक था रोकने वाला फोर्स। ये आने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स ये दोनों जिस टाइम बराबर हो जाएंगे ना, ये आने वाला और रोकने वाला दोनों जिस टाइम बराबर हो जाएंगे ना, तब उस केस में ये जो m मास की बॉडी है वो रेस्ट पर रहेगी, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। अभी आने वाला फोर्स कितना है, आपने न्यूटन्स लॉस थोड़ा बहुत मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, m मास नीचे की तरफ ग्रेविटी है तो mg नीचे लगेगा, दिस एंगल शुड बी थीटा एंड दिस angle should be also, this angle should be theta, this angle should be 90 degree and this theta should be 90 minus theta, and this, अगर ये 90 minus theta है, यहाँ नॉर्मल आएगा, यहाँ क्या आएगा, अगर ये 90 minus theta है तो ये also should be theta, तो ये क्या होगा, ये mg है तो mg cos theta इधर आ जाएगा और mg sin theta इधर आ जाएगा। और ये mg sin थीटा वाला जो फोर्स है जो इस m मास की बॉडी को नीचे की तरफ ला रहा है, और कूलम्बिक फोर्स कौन सा, k q q1 डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच की डिस्टेंस शुड बी l का स्क्वायर। ये कूलम्बिक फोर्स mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, इस mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए कूलम्बिक फोर्स, तभी ये बॉडी रेस्ट पर रहेगी, वरना ये बॉडी नीचे की तरफ फिसल जाएगी डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ रही है
वो आ रही के क्यू1 डिवाइडेड बाई एंगल साइन थीटा अंडर रूट, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द, ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेंस में, इंटीजर टाइप में। क्यों? क्योंकि आपको ये सब वैल्यू दे रखी हुई, ये आपको पता है क्यू दे रखा होगा, क्यू1 दे रखा होगा, मास ऑफ द बॉडी दे रखा होगा, जी आपको पता है, ये एंगल आपको कुछ 37 या 53 डिग्री दे रखा होगा। आप एल की वैल्यू निकाल दोगे और ऑप्शन में पुट कर दोगे। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे? और कोई क्वेश्चन फिलहाल के लिए तो नहीं आ रहा। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, नहीं कुछ बचेगा तो अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों आज की वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा आगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।